नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अनुज और आप सुन रहे हैं आज की हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट एक ट्रक ड्राइवर की है जिनका नाम जगदीश है और ये हॉरर स्टोरी मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है जिनका नाम अमर है। तो चलिए अब ये कहानी जगदीश के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक शिकायत है, आप लोग स्टोरी को पूरा सुनते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। इस बार आप लोगों से मैंने बहुत उम्मीद लगाई है कि आप लोग अब की बार वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएंगे। और अगर आप लोगों के पास कोई हॉरर स्टोरी हो तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस पर जरूर भेजें। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम जगदीश है और मैं गाजियाबाद का रहने वाला हूँ। मैं पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूँ और दिन रात मेरा एक काम होता है कि ट्रक में एक जगह से माल लोड करके दूसरी जगह तक पहुंचाना। लेकिन इसी काम के दौरान मेरे साथ एक बार एक ऐसा डरावना हादसा हुआ था जिस हादसे को मैं आज तक भी नहीं भूल पाया हूं। और आज मैं आप लोगों को उसी डरावने हादसे की कहानी बताने वाला हूं जो एक बार मेरे साथ ट्रक ड्राइविंग का काम करते वक्त हुआ था। दरअसल आज मैं आप लोगों के लिए जो कहानी लेकर आया हूं, ये कहानी आज से लगभग 5 साल पहले की है। मुझे आज भी याद है वो दिन। वह बरसात का मौसम था। उस दिन लगातार बारिश हो रही थी जिसकी वजह से हर तरफ चक्का जाम लगा हुआ था। तेज बारिश के कारण कई रास्ते ऐसे थे जो पूरी तरह से बंद हो चुके थे। ऐसे में मार्केट में हर चीज की कमी आने लगी थी। रोजमर्रा की जिंदगी में खाने वाली कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें इस्तेमाल करने का समय केवल 2 से 3 दिन का ही होता है। और उस वक्त मैं एक ऐसी ही फैक्ट्री में लगा हुआ था जिसमें से कुछ ऐसा सामान सप्लाई होता था जिसकी मैन्युफैक्चरिंग के बाद उसे सिर्फ 2 से 4 दिन के अंदर ही काम में लेना होता था। अगर उससे ज्यादा लेट हो जाता तो फिर वो चीज खराब हो जाती थी। और इसी कारण मेरे ऊपर हर वक्त उस फैक्ट्री से उस सामान को बाहर मार्केट में सप्लाई करने का बहुत तगड़ा प्रेशर रहता था, जिसके चलते चाहे कैसा भी मौसम हो या फिर मेरी कैसी भी तबीयत हो, लेकिन मुझे हर हाल में उस माल को तय वक्त पर उस जगह पर पहुंचाना ही होता था। अब यहां पर मैं आप लोगों को बता ही देता हूं कि उस वक्त मैं एक प्लांट में काम कर रहा था। यानी कि मेरा जो ट्रक था वह बहुत बड़े प्लांट में लगा हुआ था, जहां से छोटी छोटी थैलियों में पैकिंग करके उसे मार्केट में निकाला जाता था। लेकिन पहले से ही वह लगभग 3 से 4 दिन तक प्लांट में पड़ा हुआ रहता था, क्योंकि पैकिंग करते करते इतना वक्त तो लग ही जाता था, जिसके चलते उसे इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ 2 से 4 दिन का ही वक्त बचता था। तो ऐसे में जैसे ही मेरे ट्रक में लोड करने जितना दूध थैलियों में पैक हो जाता था, तो उसके बाद मुझे तुरंत ही उसे लेकर निकलना पड़ता था। और उस दिन जब लगातार 4 दिन से बारिश नहीं रुक रही थी, तो 4 दिन से मैं किसी भी माल की सप्लाई करने के लिए कहीं पर भी नहीं गया था, क्योंकि तेज बारिश के कारण फैक्ट्री में भी जो काम था वो पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ था। लेकिन फिर 4 दिन तक जब मार्केट में इस चीज की कोई भी सप्लाई नहीं की गई, तो बाहर से दूध की काफी ज्यादा डिमांड होने लगी, क्योंकि शहरों में लोग गांव की तरह अपने ही घर में कोई भैंस या गाय तो रखते नहीं। इसी वजह से उन्हें जो दूध चाहिए होता है वो दूध की दुकान से ही खरीदना पड़ता है। और दूध की दुकान से दूध खरीदने के लिए जरूरी है कि सप्लाई होकर दूध वहां पहुंचे। और उस वक्त जिस दूध के प्लांट में मैं काम कर रहा था, वह आसपास के कई शहरों में दूध की सप्लाई करने का एकमात्र प्लांट था। आज के जमाने में तो भले ही ऐसे बहुत सारे प्लांट हो गए होंगे, लेकिन उस वक्त अगल बगल के एरिया में सिर्फ वही एक जगह थी जहां से सप्लाई की जाती थी। तो ऐसे में 4 दिन के बाद मुझे मजबूरन अपने ट्रक को लेकर एक बड़े शहर के लिए निकलना पड़ा। उस वक्त मैं गाजियाबाद से दिल्ली शहर के लिए निकला था। ऐसे में मुझे अच्छी तरह से पता था कि रास्ता काफी लंबा होने वाला है, इसलिए मैंने ट्रक को करीब शाम 6 बजे लेकर निकलने का फैसला किया। मुझे यह सफर अकेले ही तय करना था, क्योंकि मेरा हेल्पर करण इस बार दूसरे के साथ माल लेकर गया था। मैं अपने ट्रक को हाईवे पर दौड़ा रहा था और मन ही मन कोई गाना गुनगुना रहा था। लगातार 2 घंटे ट्रक चलाने के बाद हल्की हल्की भूख लगने लगी, तो अब मैं किसी ढाबे की तलाश करने लगा। कुछ दूर चलने के बाद मुझे एक ढाबा दिखाई दिया जो देखने में बहुत पुराना और जर्जर हालत में लग रहा था, पर मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे बहुत जोर की भूख लगी थी। मैंने ट्रक को साइड में लगाया और ढाबे के अंदर चला गया। अंदर एक बूढ़ा आदमी था जो शायद ढाबे के मालिक थे। मैंने उनसे खाने का ऑर्डर दिया और जाकर एक टेबल पर बैठ गया। करीब 10 मिनट में मेरा खाना आ गया।
मैंने बिना देर किए खाना शुरू कर दिया। खाना खाने के बाद मैं हल्की शराब जरूर पीता था, क्योंकि शराब पीकर ट्रक चलाने से थकान महसूस नहीं होती थी। मैं हमेशा अपने साथ एक बोतल शराब रखता था। मैंने जल्दी से शराब पी और फिर ढाबे वाले को पैसे देकर बाहर निकलने लगा। तभी ढाबे वाले ने मुझसे पूछा, भैया आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने जवाब दिया, मैं दिल्ली जा रहा हूं। उसने कहा, तो फिर आप मेन हाईवे से मत जाइए। अगर आपको जल्दी पहुंचना है तो यहां से करीब 7 किलोमीटर पीछे जाने पर एक शॉर्टकट रास्ता मिलेगा जो आपको बहुत जल्दी मंजिल तक पहुंचा देगा। मैंने हैरानी से पूछा, मेन हाईवे से जाने में कोई दिक्कत है क्या? वह बोला, दिक्कत तो कुछ नहीं है, पर हाईवे की सड़क सही नहीं है, इसलिए मैं आपको इस शॉर्टकट के बारे में बता रहा हूं। कई ड्राइवरों से सुना है कि रात के समय हाईवे पर लुटेरे घूमते हैं। उसकी यह बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया, क्योंकि मुझे सुरक्षित माल की डिलीवरी करनी थी और इस रूट पर मैं पहली बार जा रहा था। मुझे लगा कि ढाबे वाला सही कह रहा है, तो मैंने उसे धन्यवाद कहा और वहां से ट्रक लेकर निकल गया। करीब 7 किलोमीटर ट्रक चलाने के बाद मुझे वह शॉर्टकट रास्ता दिखा जिसका जिक्र ढाबे वाले ने किया था। रास्ता देखने में सही लग रहा था, लेकिन एक दिक्कत थी। यह रास्ता जंगल से होकर जा रहा था, पर मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और ट्रक को शॉर्टकट रास्ते पर मोड़ दिया। अब मुझे उस रास्ते पर चलते हुए लगभग 45 मिनट हो गए थे, लेकिन अब तक मेरे ट्रक के अलावा कोई और गाड़ी इस रास्ते पर नहीं दिख रही थी। यह देखकर मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। मन में एक ख्याल आया, कहीं मैंने उस ढाबे वाले की बात मानकर कोई गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों से सुना था कि अनजान शॉर्टकट रास्तों से रात के समय नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये रास्ते बहुत ही भयानक हो जाते हैं। लेकिन अब मैं बहुत दूर आ चुका था। अगर मैं ट्रक को वापस ले जाने की भी सोचता तो नहीं ले जा सकता था, क्योंकि रास्ता बहुत ही पतला था। इसलिए मैंने सारे डर को नजरअंदाज किया और ट्रक चलाने लगा। पर अब मुझे बहुत ज्यादा नींद की झपकी आने लगी थी। मेरे साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। जब भी मैं रात को सफर में निकलता था तो उससे पहले 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेकर निकलता था, लेकिन इस बार ट्रक चलाते हुए मेरी आंखें बार बार बंद हो रही थीं। इसलिए मैं आंखें फाड़ फाड़ कर उस जंगल वाले रास्ते से गुजर रहा था। मेरे ट्रक में पीछे दूध की थैलियां भरी हुई थी, इसलिए मैं ट्रक को धीरे धीरे चला रहा था। तभी सड़क के किनारे मेरी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ी। वह रुकने के लिए हाथ से इशारा कर रही थी। उसे देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसकी हालत देखकर मुझे उस पर दया आ रही थी। जैसे ही मेरा ट्रक उसके पास पहुंचा, मैंने ट्रक रोक दिया। मैंने जोर से आवाज लगाकर पूछा, दादी आपको कहां जाना है? वह बूढ़ी औरत बोली, बेटा यहां से थोड़ी दूर आगे ही मेरा गांव है। अगर तुम मुझे वहां तक छोड़ दोगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। शहर से दवाई लेने गई थी, देर हो गई। जो गाड़ी गांव तक जाती थी वो छूट गई, इसलिए मुझे पैदल आना पड़ा। अब पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। शाम से यहां खड़ी हूं, पर कोई गाड़ी नहीं दिखी जिससे लिफ्ट मांग सकूं। उसकी बातें सुनकर मैंने उसे अपने ट्रक में लिफ्ट दे दी। जैसे ही वह बुजुर्ग मेरे ट्रक में बैठी, मैंने बिना देर किए ट्रक को आगे बढ़ा दिया। अभी मैं उस बुजुर्ग के साथ कच्ची सड़क पर ट्रक चलाते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक मेरी नजर उस पर पड़ी। वह ठंड से कांप रही थी। उसने अपने दोनों हाथों को सीने से कसकर चिपका लिया था, जैसे खुद को गर्म रखने की कोशिश कर रही हो। उसे इस हालत में देखकर मुझे एहसास हुआ कि ठंड उससे बर्दाश्त नहीं हो रही। मैंने बिना देर किए एक हाथ से ट्रक संभालते हुए पीछे रखी अपनी चादर उठाई और उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, अम्मा ये ओढ़ लीजिए, ठंड काफी तेज है। मेरी बात सुनकर वह बिना कुछ कहे चादर को ओढ़ लेती है। कुछ पलों बाद वह हल्की आवाज में कहती है, बेटा तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है जो तुमने मुझ पर इतनी दया दिखाई। मैं पिछले 2 घंटे से वहीं खड़ी मदद मांग रही थी, लेकिन कोई रुका ही नहीं। उसकी यह बात सुनकर मैंने पूछा, अम्मा अगर आपको शहर जाना था तो आप हाईवे वाले रास्ते से क्यों नहीं गईं? इस जंगल के रास्ते से क्यों आ रही थी? बुजुर्ग ने धीरे से जवाब दिया, बेटा इस रास्ते से जाने पर मेरा गांव शहर के काफी करीब पड़ता है और मेरे पास इतना किराया भी नहीं था कि मैं सड़क मार्ग से किसी गाड़ी में जा सकूं। इसलिए हर बार इसी जंगल के रास्ते से शहर की तरफ जाती हूं। थोड़ा रुक कर उसने आगे कहा, लेकिन आज बारिश की वजह से घर लौटने में काफी देर हो गई। घर पर तुम्हारे बाबा मेरा इंतजार कर रहे हैं। वह कल रात से ही पेट दर्द से परेशान हैं और उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। जाते वक्त उन्होंने मुझसे कहा था कि लौटते समय
उनके लिए कुछ खाने की चीज ले आऊं, लेकिन उन्हें सिर्फ ताजा खाना ही पसंद है, बाजार की चीजें नहीं खाते। इसी वजह से हम लोग इस जंगल के इलाके में रहते हैं, ताकि जो हमें चाहिए वो ताजा और शुद्ध मिले। जब उस बुजुर्ग औरत ने मुझसे यह सब बातें कही, तो मैंने सोचा कि शायद वह जंगल में उगने वाली हरी सब्जियों और बाकी ताजी चीजों की बात कर रही होगी। यही सोचकर मैंने उस समय उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा। जब वह बुजुर्ग औरत मेरे ट्रक के केबिन में बैठी हुई थी, तो मैंने देखा कि वह लगातार सामने एक तक देख रही थी। कुछ देर बाद जब सड़क पर एक मोड़ आया, तो मैंने देखा कि वह एक टी पॉइंट जैसा मोड़ था। बाकी गाड़ियां वहां से मुड़कर दूसरी तरफ जा रही थीं, लेकिन जैसे ही मैं भी अपने ट्रक को उस टी पॉइंट पर मोड़ने लगा, वह बुजुर्ग औरत अचानक बोल पड़ी, बेटा, इस तरफ से मत जाना। इस बारिश में वहां पानी बहुत भर गया होगा और तुम्हारा ट्रक वहां फंस सकता है। फिर उसने कहा, तुम ट्रक को सीधा इस सड़क पर आगे ले जाओ, क्योंकि इस तरफ से मेरा गांव है और यहां से जाने पर तुम्हें कहीं भी पानी भरा नहीं मिलेगा। मैं तो रोज इसी रास्ते से आती जाती हूं, मुझे सब अच्छे से पता है। साथ ही कुछ दूरी पर तुम्हें हाईवे भी मिल जाएगा, जिससे तुम जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। उसकी ये बात सुनकर मैंने सोचा कि इतनी तेज बारिश में शायद वह पैदल जाने से बचना चाहती होगी। वैसे भी उसे पहले ही ठंड लग रही थी, तो हो सकता है कि उसने सोचा हो कि मैं ट्रक से गांव के रास्ते से जाऊं तो वह भी घर के सामने ही उतर जाएगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो, इसी बहाने उसकी भी मदद हो जाएगी। मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस गांव से होकर मैं गुजरने वाला हूं, वह कोई साधारण गांव नहीं है, बल्कि जब उसकी सच्चाई मेरी आंखों के सामने आएगी तो डर के मारे मेरे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। टी पॉइंट से लगभग 4-5 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद मुझे जंगल के बीच एक गांव जैसा इलाका नजर आने लगा। जब मैंने अपने ट्रक को गांव के किनारे से गुजारा, तो वह बुजुर्ग औरत फिर से बोली, बेटा, अगर चाहो तो ट्रक गांव के बीच से निकाल सकते हो। वहां से रास्ता छोटा पड़ेगा और सीधा इसी सड़क पर आगे जाकर मिल जाएगा। लेकिन इस बार मुझे महसूस हुआ कि वह औरत मुझसे ज्यादा ही चिपक रही थी। थोड़ी दूर तो पैदल भी जा सकती थी। मैंने तेज आवाज में कहा, अम्मा, अब आप थोड़ी दूर पैदल भी जा सकती हैं। तो उन्होंने कहा, बेटा, अब तुम यहां तक आ गए हो तो मेरे घर चलकर थोड़ा आराम कर लो। मैंने उस बूढ़ी औरत से कहा, मुझे पहले ही बहुत देर हो चुकी है और मुझे ट्रक में रखा माल जल्द से जल्द शहर पहुंचाना है। लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हो रही थी। मैंने सोचा, इतने प्यार से कह रही है तो चल के थोड़ा आराम कर लेता हूं, क्योंकि मुझे नींद भी लग रही थी। मैंने ट्रक गांव के बाहर वाली सड़क पर ही रोक दिया और बुजुर्ग औरत के साथ उसके गांव की ओर जाने लगा। करीब 5 मिनट लगातार चलने के बाद मुझे एक गांव दिखाई दिया, लेकिन वहां किसी भी घर में कोई रोशनी नहीं थी। ये देखकर मैंने सोचा, शायद यहां बिजली की सुविधा नहीं होगी, लोग लालटेन या आग जलाकर ही काम चलाते होंगे। जैसे ही मैं उस बूढ़ी औरत के घर पहुंचा, उसने मुझे एक कमरे में आराम करने को कहा और वो बाहर चली गई। कुछ देर बाद वो मेरे लिए चाय बनवा कर ले आई और बोली, मुझे पता है कि ट्रक चलाने वालों को सफर के दौरान चाय की कितनी जरूरत होती है। लो, चाय पी लो। अब उस बूढ़ी औरत के मुंह से यह बात सुनकर मैं मन ही मन सोचता हूं कि यह औरत कितनी अच्छी है, जो मेरे लिए चाय भी बनाकर लाई है। उसने मुझे एक गिलास में चाय पीने को दिया और फिर बाहर चली गई। वह गिलास दिखने में भी काफी पुराना लग रहा था। यह न तो स्टील का था और न ही प्लास्टिक का, बल्कि यह तांबे का बड़ा सा गिलास था। लेकिन तभी मुझे अचानक बगल के कमरे से ऐसी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई किसी बहुत ही धारदार चीज से किसी चीज को काट रहा हो। बार बार मुझे वह टक टक की आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे कोई कुल्हाड़ी या बड़े से धारदार चाकू से किसी लकड़ी के ऊपर रखी किसी चीज को काट रहा हो, और वह लगातार उस चीज को काटे ही जा रहा था। अब जैसे ही मुझे यह आवाज सुनाई दी, मैं दीवार में बने एक छोटे से खिड़की नुमा छेद से उस कमरे में देखने की कोशिश करने लगा। जब मैंने उस दीवार के छेद से अंदर झांका, तो अंदर का नजारा देखकर मेरी रूह कांप गई। घर के अंदर जिस दीवार से मैं झांक रहा था, वह एक कमरे की दीवार थी और वह कमरा उस घर के कोने में बना हुआ था। लेकिन जब मैंने उस कमरे के अंदर देखा, तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उस कमरे के बीचों बीच लोहे की एक बड़ी टेबल पड़ी थी और उस टेबल पर एक सिर कटी हुई लाश रखी थी। उस वक्त उस लाश का सिर्फ शरीर था, वहां सिर का नामो निशान तक नहीं था। यह देखकर मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। लेकिन फिर जब मैंने अपनी नजरें घुमाकर कमरे को ध्यान से देखा, तो मेरी रूह कांप उठी।
उस कमरे में ऊपर की ओर लोहे का एक तार बंधा हुआ था और उस तार पर जिस तरह कपड़े सुखाने के लिए डाले जाते हैं उसी तरह इंसानों के कटे हुए सिर लटके हुए थे। हाँ, सही सुना आपने। उस कमरे में लगभग 15 से 20 सिर लटक रहे थे। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। उनमें सिर्फ मर्दों के सिर ही नहीं थे, बल्कि उनमें से 8 से 9 औरतों के सिर भी थे। लेकिन उन सिरों के शरीर कहाँ थे? मुझे कमरे में कहीं भी उनका बाकी शरीर नहीं दिख रहा था। अब जैसे ही मैंने उस लोहे की टेबल पर रखी सिर कटी लाश की तरफ ध्यान दिया और उसे गौर से देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस लाश को गर्दन से नीचे तक बिल्कुल बीच में से फाड़कर अलग कर दिया गया था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसका पोस्टमार्टम किया गया हो। मैं अभी उस खौफनाक नजारे को देख ही रहा था कि तभी अचानक मुझे कमरे के अंदर से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज कुछ ऐसी थी जैसे कोई बड़ा लोहे का दरवाजा खिसका रहा हो, और कुछ ही पल में मेरा यह शक यकीन में बदल गया। दरअसल जब मैं लगातार उस कमरे में झांकता रहा तो मैंने देखा कि कमरे का दरवाजा खुला और अंदर एक औरत आई। लेकिन उसे देखते ही मेरी सांसें अटक गईं। यह कोई जवान औरत नहीं थी, बल्कि अधेड़ उम्र की एक बूढ़ी औरत थी। लेकिन उसकी हालत देखकर मैं समझ ही नहीं पाया कि उसने अपनी ऐसी हालत क्यों बना रखी थी। उसने अपने सिर के पूरे बाल काट रखे थे। उसके सिर पर एक भी बाल नहीं था, लेकिन उसने अपनी नाक में एक लंबी सी नथ पहन रखी थी। गांव की औरतें जो गोल घुमावदार चूड़ी जैसी नथ पहनती हैं, उसने बिल्कुल वैसी ही पहनी हुई थी। उसके शरीर पर इतनी ज्यादा झुर्रियां पड़ी हुई थीं कि ऐसा लग रहा था कि उसकी उम्र 70 से 75 साल के आसपास होगी। लेकिन सवाल यह था कि इतनी उम्र में भी वह उन लोगों को इस तरह मारकर उनके सिर और लाशें वहां क्यों इकट्ठा कर रही थी? इसका जवाब मेरे पास नहीं था। लेकिन एक बात तो तय थी, अब मेरी जान खतरे में थी। मुझे यह जानने की बेचैनी थी कि वह औरत उस कमरे में आने के बाद क्या करने वाली थी। इसलिए मैं किसी छिपकली की तरह दीवार से सटा अंदर की हर हरकत को ध्यान से देखता रहा। लेकिन तभी मुझे हल्का सिर चकराने का एहसास हुआ। धीरे धीरे मेरा पूरा शरीर अजीब सी कमजोरी और कंपकंपी महसूस करने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य ताकत का असर मुझ पर हो रहा हो। बावजूद इसके मेरी निगाहें उस कमरे में जमी रहीं। कुछ ही देर में वह औरत एक बड़े धारदार हथियार के साथ कमरे में दाखिल हुई। यह वही औजार था जिसे आमतौर पर गांवों में चारा काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहां इसका इस्तेमाल किसी पशु पर नहीं, बल्कि उस टेबल पर पड़ी लाश पर किया जा रहा था। जैसे ही वह औरत टेबल के पास पहुंची, उसने लाश के पेट के फटे हुए हिस्से में हथियार घुसा दिया और उसे बेरहमी से चीरने लगी। कमरे में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, मांस कटने और हड्डियों के चटखने की डरावनी ध्वनि। यह नजारा इतना भयावह था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। समझ नहीं आ रहा था कि वहां से कैसे निकलूं। मैं जानता था कि अगर उस औरत की नजर मुझ पर पड़ गई तो मेरा भी वही अंजाम होगा जो उस लाश का हो रहा था। मैंने फैसला किया कि बिना आवाज किए वहां से हट जाना ही सही रहेगा। लेकिन जैसे ही मैं दीवार के पास पड़े कुछ पत्थरों पर पैर रखकर निकलने की कोशिश करता हूं, मेरी कमजोरी और चक्कर के कारण मेरा संतुलन बिगड़ जाता है। मेरे पैरों के नीचे से कुछ पत्थर खिसक कर नीचे गिरते हैं, जिससे एक तेज आवाज गूंज उठती है। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मैं डर के मारे वहीं जम गया। मेरे मन में उम्मीद थी कि शायद उस औरत ने आवाज नहीं सुनी होगी। लेकिन जब मैंने डरते डरते दोबारा उस छोटे से छेद से झांक कर अंदर देखा तो वह औरत सीधा मेरी ओर देख रही थी। उसकी नजरें मुझसे टकराईं और अगले ही पल उसने एक अजीब खौफनाक मुस्कान दी। उस मुस्कान को देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे समझ आ गया कि अब मैं उसकी नजरों में आ चुका हूं और वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। डर के मारे मैं तुरंत पलटा और तेजी से वहां से भागने लगा। लेकिन जैसे ही मैं नीचे कूद कर भागने की कोशिश करता हूं, अंधेरे में मेरे सामने वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसने अपने पीछे से लोहे का भारी हथौड़ा निकाला और पूरी ताकत से धड़ाम मेरे सिर पर दे मारा। दर्द के तेज झटके के साथ मैं जमीन पर गिर पड़ा। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और धीरे धीरे मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो खुद को उसी कमरे में पाया जहां मैंने कुछ देर पहले वह खौफनाक मंजर देखा था। लेकिन इस बार मैं लोहे की उसी टेबल पर लेटा था
जिस पर पहले वह लाश रखी थी। मेरे शरीर में डर की लहर दौड़ गई। मुझे एहसास हुआ कि अब मेरा भी वही अंजाम होने वाला है। मैंने चारों ओर नजर दौड़ाई तो देखा कि कमरे में किसी लैब जैसी व्यवस्था थी। वहां अलग अलग कांच के बर्तन रखे हुए थे जिनके नीचे आग जल रही थी। सबसे भयानक बात यह थी कि उन बर्तनों में उबलता हुआ पानी नहीं बल्कि इंसानों के कटे हुए अंग तैर रहे थे। किसी बर्तन में आंखें, किसी में कलेजा, किसी में किडनी तो किसी में धड़कता हुआ दिल रखा था। यह सब देखकर मेरी सांसें रुकने लगी। मैं समझ चुका था कि यहां मारे गए लोगों को एक भयानक और दर्दनाक मौत दी जाती है और अब मेरी बारी थी। उस कमरे में चारों ओर अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन दीवार के एक तरफ का दृश्य ऐसा था कि मेरी रूह कांप गई। इंसानों के कटे हुए सिर वहां लटके हुए थे और सबसे डरावनी बात यह थी कि उन सभी सिरों की आंखें गायब थीं, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें निकाल लिया हो। मुझे यह समझने में देर नहीं लगी कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। तभी अचानक से कमरे का दरवाजा चरमराने लगा और दरवाजे के पीछे से वही बूढ़ी औरत अंदर आई। मैं घबराकर वहां से भागने की कोशिश करता हूं, लेकिन जैसे ही हरकत करता हूं महसूस होता है कि मेरे हाथ पैर कांटेदार तारों से जकड़े हुए हैं। मैंने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही हिला वे नुकीले तार मेरी त्वचा में गहरे तक धंस गए। एक भयानक दर्द की लहर मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। अब न तो मैं भाग सकता था, न ही खुद को ज्यादा हिला सकता था, क्योंकि हर हलचल पर वे तार और गहरे ढंसते जा रहे थे। तभी अचानक मेरी नजर एक बूढ़े आदमी पर गई। वह वही बूढ़ा आदमी था जिसने मुझे शॉर्टकट रास्ते के बारे में बताया था। पहले वह एक भोले भाले इंसान की तरह मिला था, लेकिन अब एक वहशी दरिंदे की तरह नजर आ रहा था। वह बूढ़ी औरत के साथ भी अंदर आ चुका था और दोनों के हाथों में चमकते हुए धारदार हथियार थे। वे अजीबोगरीब हंसी हंसते हुए मेरी ओर बढ़ने लगे। मुझे समझ आ गया कि अब मेरी मौत तय है। मैं मन ही मन ईश्वर को याद करने लगा, हे भगवान, अगर आज बचा लिया तो फिर कभी किसी अनजान रास्ते पर नहीं जाऊंगा। लेकिन तभी बूढ़ी औरत मेरे ऊपर झपटती है और जैसे ही वह हथियार से वार करने वाली होती है, मेरी चीख निकल जाती है। उसी चीख के साथ ही सब कुछ धुंधला होने लगता है और अचानक मेरी आंख खुल जाती है। मैं पसीने में भीगा हुआ था। आंख खुलने के बाद मैंने खुद को देखा। मैं किसी लोहे की बेंच पर नहीं था, बल्कि अपने ट्रक के केबिन में ही बैठा था। मैं सांसें थामे इधर उधर देखने लगा। यह सब क्या ये एक भयानक सपना था? लेकिन जब मैंने ट्रक स्टार्ट किया और सड़क पर नजर दौड़ाई तो वही बूढ़ा आदमी वहां खड़ा था। उसके हाथ में चाय की केतली थी। लेकिन यह कैसे हो सकता है? मैंने खुद से कहा। मेरा दिमाग उलझ गया था। क्या मैंने सपना देखा था या फिर मैं सच में उस खौफनाक मंजर का शिकार हुआ था और किसी अनजानी शक्ति ने मुझे वहां से बचाया? मैं ज्यादा सोच नहीं पाया क्योंकि बूढ़ा आदमी मेरी ओर बढ़ने लगा था। मैंने झट से ट्रक का गियर बदला और तेजी से वहां से निकल पड़ा। कुछ किलोमीटर बाद जब मैं हाईवे की तरफ बढ़ा तो मेरी नजर एक बड़े से बोर्ड पर पड़ी। उस पर बड़े बड़े काले अक्षरों में लिखा था, कालपुर गांव में आपका स्वागत है। यह देखकर मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। तो उस जगह का नाम ही कालपुर था। शायद इस गांव को इसी डरावनी हकीकत की वजह से यह नाम दिया गया था। लेकिन बाकी गांव वाले कहां चले गए? गांव के घर इतने सालों से बंद क्यों पड़े थे? इन सवालों का जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा। लेकिन उस दिन मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकल सका और यह हादसा मैं आज तक नहीं भूल पाया। मुझे आज भी नहीं पता कि वह सब कुछ एक सपना था या हकीकत। तो दोस्तों, यह कहानी यही खत्म हुई। अब जिन भाइयों ने अपना नाम कमेंट किया है उनका नाम लेते हैं। देवेंद्र भाई उत्तर प्रदेश से, मनोज भाई राजस्थान से। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। अगली हॉरर कहानी किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।